तो बच्चों आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत मैं क्या पढ़ाऊंगा, क्या समझाऊंगा आपको, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल मैं एक रियल घटना पर ले चलता हूं और उस रियल घटना से लिंक करते हुए आज की इस वीडियो का इंट्रोडक्शन आपके लिए बना रहा हूं, क्योंकि यह जो चैप्टर अभी मैं यहां पे पढ़ाने वाला हूं यह एक्चुअल में लगता बहुत आसान है, लेकिन जब तक इसके मेन कॉन्सेप्ट, मेन जड़ को नहीं समझोगे, बच्चा स्कूल में जब पढ़ा दिया जाता है ना तो उसको लगता है कि अरे यार ये तो बहुत सरल चैप्टर है, लेकिन उसकी गूढ़ता को जानना, उसके मेन बेसिक को जानना बहुत बड़ी चीज होती है। और जब बेसिक को आप जान जाते हो ना तो चीजों को आप दूसरे को समझा सकते हो। देखिए हमारे एक बहुत विद्वान थे जिन्होंने, अगर मैं एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे जिनको ये कहा गया कि आपको एक संख्या दे दी जाती है जैसे 1 2 3 और इस संख्या में आपको 2 और 3 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 और 3 का मल्टीप्लाई करना है। उन्होंने इस गुणा को करना शुरू किया। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। फिर से उन्होंने क्या किया, एक यहां पे गुणा का चिन्ह लगा दिया, एक गुणा का चिन्ह लगा दिया और फिर से इसका इंटू करना शुरू किया। 2 का मल्टीप्लाई 3 में तो 6, 2 का मल्टीप्लाई 2 में तो 4, 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1। अब उन्होंने ऐसा किया और इसको जोड़ना शुरू किया। ये 9 और ये 6 कितना हुआ आपका 12 और ये 3 और 4 कितना हुआ 7 और 8 और ये हो जाएगा आपका 1। अब इसको अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ ये क्या गुणा सही है, तो आप कहोगे कि जी सर बिल्कुल सही है। लेकिन क्या इस गुणे की अप्रोच, उन्होंने भी बिल्कुल ऐसे ही किया और क्या पूछा गया उनसे कि क्या आपने जो गुणा किया वह सही है, तो बोले कि जी सर बिल्कुल सही है। अब उनसे यह पूछा गया कि भाई आपने यहां पे गुणा का चिन्ह क्यों लगाया, यहां पे गुणा का चिन्ह क्यों लगाया, तो वो कंफ्यूज हो गए। अब उनसे यह पूछा गया कि भाई क्या तुमको इसमें से फिर इसका गुणा करना है क्या, कि यहां गुणा का चिन्ह लगा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर यहां गुणा का चिन्ह नहीं होगा। तो उनसे यह पूछा गया कि जब यहां गुणा का चिन्ह नहीं होगा तो यहां पे क्या होगा, और अगर गुणा का चिन्ह नहीं होगा तो इस जगह को आपने क्यों छोड़ा। अब वे नहीं बता सके। अब अगर आपको पता है, गुणा आप बहुत छोटे से हो तब से पढ़ते आ रहे हो, अगर आपको एक्चुअल में पता है कि इस जगह को क्यों छोड़ा गया और यहां पर गुणा का चिन्ह न लगाएं तो आप आखिर क्या लगाएं। यहां पे गुणा का चिन्ह अगर नहीं लगाते हैं तो आप इसके जगह पर क्या लगाते हैं, बहुत बेसिक सी बात है। लेकिन यदि आपको पता हो ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं, अगर नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर हमें इसके बारे में डिटेल में बताइए, मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा जिसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। और यदि आपको पता है बहुत अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आइए करते हैं आज के इस सेशन की शुरुआत। तो आप सभी प्यारे बच्चों का विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए एवं फ्रेश वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपके लंबे इंतजार के बाद आज का यह जो प्यारा सा सेशन है वह आपके कक्षा 11वीं गणित, जो नवबोध प्रकाशन की न्यू सिलेबस वाली नई बुक प्रकाशित है, उसके अध्याय 4 की शुरुआत आज की इस वीडियो सेशन के अंतर्गत किया जाएगा। मैं जो भी वीडियो बनाता हूं ना उस वीडियो में ही बच्चे घुस करके कमेंट करते हैं कि सर क्लास 11th का पढ़ाइए, तो मैंने आज डिसाइड किया कि क्लास 11th को भी साथ साथ लेकर के चला जाए। तो जो आपका अध्याय 4 में जो दिया हुआ है आपका सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण, जो कि आपके पुराने वाली बुक में 2B में दिया हुआ है, अभ्यास प्रश्नावली 2B के अंतर्गत दिया गया है। और हमने त्रिकोणमिति तक पुरानी वाली सिलेबस के आधार पर जो बुक थी उसके द्वारा पढ़ा दिया गया है। उसमें से आपको नए वाले प्रश्न को कैसे देखना है एक वीडियो के अंतर्गत मैं उस चीज को बता दूंगा। फिलहाल अगर उसको फिर से पढ़ाऊंगा तो अभी समय लंबा लगेगा और मैं ऑलरेडी आपके कोर्स से बहुत पीछे चल रहा हूं। तो आज की इस फ्रेश सेशन के अंतर्गत अध्याय 4 यानी कि जो आपका सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी शुरुआत आज की इस वीडियो सेशन के अंतर्गत करने वाले हैं। जो नई सिलेबस के आधार पर, नए सिलेबस के आधार पर नई प्रकाशित जो बुक है बहुत ही पतली हो गई है। लगभग कक्षा 10वीं से भी आपकी पतली इस बुक को बना दिया गया है। बहुत सारे चैप्टर्स को, बहुत सारी प्रश्नावलियों को इसमें से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। बहुत सारे सवालों को इसमें से हटा दिया गया है। जैसे आपका इसके पहले
चैप्टर नंबर 4 के पहले था एक रैखिक असमीकाएं, उसको भी इस बुक में पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। रैखिक असमीकाओं को यहां से पूरी तरह से हटा दिया गया है। और जो आपकी सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण में जो बहुत सारी प्रश्नावली थी, उन प्रश्नावलियों को भी बहुत एकदम शॉर्ट में बना दिया गया है। जहां पे आपकी 8-8, 10-10 प्रश्नावलियां होती थी, वहां पर अब इसमें 3 एक्सरसाइज के ही अंतर्गत आपके इस चैप्टर को समाप्त कर दिया गया है। तो हमारा जो इस चैप्टर का टारगेट है ना, वह 3 लेक्चर के अंतर्गत खत्म करने का रहेगा। हर लेक्चर में आपको एक एक्सरसाइज का सलूशन मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस प्रश्नावली के अंतर्गत, आज के इस चैप्टर्स के बेसिक्स के अंतर्गत जो मुख्य रूप से हमें समझना है ना, वह है आपकी सम्मिश्र संख्याएं। वह कौन सी संख्याएं हैं? सम्मिश्र संख्याओं के बारे में हम आज के इस चैप्टर में समझने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को एकदम डिटेल में मैं आपको थोड़ा सा रिवर्स ले जाकर के समझाऊंगा। जैसे जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जब आदि मानव का जन्म हुआ, और आदि मानव का जब जन्म हुआ और वह चीजों को गिनना शुरू किया, तो वहीं से मैथ की हो गई शुरुआत। और जब चीजों को गिनना शुरू किया तो उसने एक चीज को उठाया और रखा और बोला कि आज से इसको हम क्या कहेंगे, एक कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको एक कहेंगे। और फिर दूसरी चीज को उठाया और रखा, बोला कि ये 2 चीज जब मिल जाएगी तो इसे हम क्या कहेंगे, 2 कहेंगे। इसी प्रकार 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ऐसी संख्याएं चलती गई। और 9 के बाद फिर से संख्याएं रिपीट होना शुरू हो गई, 1 के बाद 0, फिर से संख्याएं रिपीट होना शुरू गई, 1 के बाद 00, फिर से संख्याएं रिपीट होना शुरू की, 1 के बाद 000। इसी प्रकार से आगे की ओर संख्याएं बढ़ती चली गई। तो जो आदि मानव ने प्रकृति से उठाकर के चीजों को गिनना शुरू किया था ना, तो इसलिए ये सारी जो संख्याएं हैं ना, इन सारी संख्याओं को हम कौन सा नंबर्स कहते हैं? नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। सारी संख्याओं को, यानी एक से लेकर के अनंत तक की सारी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। लेकिन अब एक बात आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा लॉजिक को लगाओ। इन सारी संख्याओं में यदि 0 ना होता तो क्या होता? अगर इन सारी संख्याओं में, यानी टोटल प्राकृतिक संख्याओं में अगर ये 0 ना होता तो क्या होता? अगर 0 ना होता ना, तो जैसे 1 अपना अलग है, 2 अलग है, 3 अलग प्रकार से लिखा जाता है, 4 अलग प्रकार से, 5 अलग प्रकार से, 6 अलग प्रकार से, 7 अलग प्रकार से, 9 अलग प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन 10 के बाद जैसी ही संख्याएं आती हैं, दोहराव होना शुरू हो जाता है। अगर सोचो कि यह 0 ना होता तो आज इस सृष्टि में जितनी अनंत संख्याएं हैं, उन अनंत संख्याओं का सिंबल अलग अलग होता। 10 को अलग प्रकार से लिखा जाता, 11 को अलग प्रकार से लिखा जाता, 12 को अलग प्रकार से लिखा जाता, 1 लाख को अलग प्रकार से लिखा जाता। तो सोचो, क्या अगर अंकों का दोहराव नहीं होता तो क्या चीजों को पढ़ना और चीजों को समझना और चीजों को याद रखना क्या हमारे लिए पॉसिबल होता? क्या पॉसिबल ही नहीं, असंभव होता। अगर सारी संख्याओं का सिंबल अलग अलग होता तो चीजें असंभव हो जाती और मैथ का शुरुआत हो ही नहीं पाता। यानी कि गणित को पढ़ना मुश्किल ही नहीं, दुश्वार हो जाता। इसलिए ये जो 0 है ना, वह गणित को पूर्ण करता है, गणित के अंतर्गत संख्याओं को पूर्ण करता है। इसलिए प्राकृतिक संख्या के बाद आई पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या के बाद आई पूर्ण संख्या, जिसे हम 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या मानते हैं। यानी पूर्ण संख्या जो है ना, वह 0 से लेकर के अनंत तक की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। यानी कि अगर हम आपसे पूछें कि 1 आपका बताइए क्या है, प्राकृतिक संख्या है कि पूर्ण संख्या है, तो सर 1 जो है ना, प्राकृतिक संख्याओं में भी 1 आता है और पूर्ण संख्याओं में भी 1 आता है। तो इसलिए 1 जो है प्राकृतिक भी है और पूर्ण भी है। लेकिन अगर बात करते हैं 0 की, अगर हम बात करते हैं 0 की, तो 0 आपका प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं आता। 0 आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। 0 आपका कौन सा? होल नंबर है, पूर्ण संख्या है।
तो इसलिए हमने यहां पे सर्कल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं, भाई देखिए 1 से लेकर के अनंत तक की सारी संख्याएं कौन सी हैं? प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद 0 से लेकर के अनंत तक की सारी संख्याएं कौन सी हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। तो इस पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या आ जाए कि नहीं? बताओ, 9 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? पूर्ण संख्या है कि नहीं है? यानी 1 से लेकर के भाई देखिए 1 से 0 से लेकर के अगर संख्याएं देखा जाए तो 0 1 2 इस प्रकार से अनंत तक जाती हैं। अब ये पूरी संख्या कौन सी संख्या है? ये पूरी संख्या आपकी पूर्ण संख्या है। लेकिन 1 से लेकर के यहां तक अगर देखा जाए तो ये आपका नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो इस पूर्ण संख्या के ही अंतर्गत प्राकृतिक संख्या आती है, इसलिए हमने इसके घेरे को अंदर रखा। अब अगर मैं दूसरी संख्या ले लूं, एक संख्या ले लूं 1/2, तो सर 1/2 बताओ क्या पूर्ण संख्या है क्या? भाई 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, आधी संख्या है, क्योंकि इसका मान पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आता, 0.5 के रूप में आता है। अगर मैं बात करूं कि √2 तो √2 बताओ, √2 का मान 1 दशमलव समथिंग समथिंग होता है। तो √2 जो है इसका भी मान दशमलव में होता है। तो √2 बताओ एक पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है। तो 1/2 भी पूर्ण संख्या नहीं है और √2 भी पूर्ण संख्या नहीं है। तो ऐसी चीजों के लिए दो संख्याएं और हमारे गणित के अंतर्गत आई, जिसे हम कहते हैं परिमेय संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और एक कहते हैं जिसे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ रही है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और इस परिमेय संख्या और इस अपरिमेय संख्या को हम कहते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। तो ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। अब परिमेय संख्या जिसे बटे के रूप में लिखा जा सके, जैसे 1/2 है ना, तो इसको बटे के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन अगर √2 है तो √2 को बटे के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो जो बटे के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या, और जो बटे के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब सारी परिमेय संख्या और सारी अपरिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब चलते हैं आपके क्लास 10th के द्विघात समीकरण। क्लास 10th में द्विघात समीकरण में आपने श्रीधराचार्य जी को पढ़ा होगा, या एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको कहूं, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं अगर आपको कहूं कि x² का मान कितना है? 4 है। तो यहां से आप x का मान बताओ। अगर x² का मान 4 है तो यहां से x का मान बताओ, तो आप बताओगे कि सर +-2, यानी +2 का भी स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, -2 का भी स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा। तो यहां से x का मान निकल के कितना आता है? यहां से x का मान निकल के आता है +-2। लेकिन अगर इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा बदल दूं और आपसे यह कहूं कि x² = -4 में x का मान बताओ। अब बताओ, कोई ऐसी संख्या है जिसका हम स्क्वायर कर दें तो वह संख्या माइनस में आ जाए? कोई ऐसी संख्या है दुनिया में? तो नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे वो संख्या माइनस दे। -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो ये आपका +4 देगी, ना कि -4। अब इन संख्याओं के लिए हमारे पास हो गई दिक्कत। अब कक्षा 10वीं का थोड़ा सा मैं याद दिखाऊं, विविधकर, जब आप समीकरण के मूल पढ़ रहे थे, समीकरण के मूल, तो आपको यह बताया जाता था कि जहां पे d = b² - 4ac का मान अगर 0 के बराबर आ जाता है, इसका मान अगर 0 के बराबर आ जाता है, तो वहां के समीकरण के जो मूल होंगे ना, समीकरण के मूल कैसे होंगे? समीकरण के मूल आपके वास्तविक होंगे और समान होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। कक्षा 10वीं की बातें याद हैं कि जब d = b² - 4ac का मान 0 के बराबर आ जाता था, तो वहां हम कहते थे कि मूल वास्तविक और कैसे हैं? समान है। और जब इस d का मान यानी b² - 4ac का मान यदि क्या होता था? यदि इसका मान 0 से बड़ा होता था, 0 से बड़ा हो जाता था, तो वहां जो समीकरण के मूल थे ना, वो कहा जाता था कि समीकरण के मूल तो वास्तविक होंगे किंतु असमान होंगे। किंतु क्या होंगे? असमान होंगे। लेकिन अब अगर d का मान यानी b² - 4ac का मान यदि छोटा आता है 0 से, यानी ऋणात्मक वैल्यू देता है, तो वहां पे जो मूल होंगे ना, वे मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। वे मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। अब इसी
के माध्यम से जन्म होता है आपके सम्मिश्र संख्याओं का, इसी के माध्यम से जन्म होता है आपके इमेजिनरी नंबर का, यानी काल्पनिक संख्याओं का। तो ऐसी संख्याएं जिनका जिनका वर्ग करने पर वो संख्याएं माइनस की वैल्यू देती हों, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? देखिए, ये चीज जब काल्पनिक संख्या के बारे में आपने कक्षा 10th में पूछा था तो आपके टीचर ने आपको बताया था कि ये चीज आपको कक्षा 11वीं में समझाई जाएगी, 10वीं के सिलेबस से परे था। तो वहां पर आपको यह बताया गया कि कक्षा 11वीं में समझाई जाएगी। तो आज समय आ गया है इस काल्पनिक संख्या को समझने का। अब ये काल्पनिक संख्या कौन सी बीमारी है कि जब हम किसी भी संख्या का स्क्वायर करें और वो संख्या माइनस में आए, वह संख्या किस में आए? माइनस में आए। तो ऐसी संख्या हमारे पास नहीं हो सकती और ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या को हमें समझना है। तो यहां से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये दो बात तो हमारे पास बन जाती है। अब कुछ संख्याएं इसमें से ऐसी होती हैं जो कि क्लास 10th में आपको परेशान करी, जो कि संख्याएं आपको 10th क्लास में परेशान करी, जिसको हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। यानी वास्तविक संख्या तो आपके पास है ही, और वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या के साथ साथ काल्पनिक संख्याएं भी हैं इस सृष्टि में। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिला करके जो संख्या बनी उसे हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। उम्मीद करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार बहुत शॉर्ट रिवीजन करता हूं कि सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं आई, प्राकृतिक संख्याओं में कुछ जोड़ दिया गया तो पूर्ण संख्या बन गई, और पूर्ण संख्या में कुछ जोड़ दिया गया तो वास्तविक संख्याएं बन गई, और वास्तविक संख्याओं में कुछ जोड़ दिया गया तो आपकी क्या बन गई? सम्मिश्र संख्याएं बन गई, जो कि इस चैप्टर के अंतर्गत इस अध्याय में हमको पढ़ना है। सम्मिश्र संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का हमने आपको फील दिया कि ऐसी संख्या जिसका हम वर्ग करें और वह संख्या माइनस में आए, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। इतनी बेसिक हुई इस चैप्टर के संबंध में। अब इतने बेसिक्स के साथ हम मेन पॉइंट पर बढ़ेंगे आपके इस चैप्टर के। अब इस बेसिक्स के आधार पर हम आपके इस चैप्टर के मेन पॉइंट की ओर बढ़ेंगे और धीरे धीरे हम चलेंगे आपके अभ्यास प्रश्नावली की ओर। यदि यहां तक का कंसेप्ट आपको बिल्कुल हलवा हो गया हो और पढ़ने में यदि जरा भी मजा आया हो ना, तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हलवा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा #हलवा। उसके बाद आइए चलते हैं आपके इस चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसे हम समझाते हैं। तो जब हमने कक्षा 10वीं इत्यादि के बेसिक्स को खंगाला तो हमें यह पता चला कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करें और वह संख्या माइनस की हमें प्राप्त हो, तो ऐसा नंबर कोई नहीं है। इसके लिए एक उपाय निकाला जो महान गणितज्ञ थे, एक यूलर, अंग्रेजी में कहते हैं यूलर, और हिंदी में उसको कहते हैं यूलर। हिंदी में उनका नाम क्या है? यूलर। यूलर ने एक तरकीब निकाली और सबसे पहली चीज की ऐसी संख्याओं को नाम दिया गया, कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या। ऐसी संख्याओं को नाम दिया गया कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, जिनको नाम क्या दिया गया? इमेजिनरी नंबर, यानी कि इमेजिनरी नंबर्स, यानी कि काल्पनिक संख्या। अब यूलर ने एक तरकीब निकाला, एक रूल निकाला, जैसे अगर आपका x का स्क्वायर है और उसका मान, कोई किसी संख्या का स्क्वायर है और उसका मान यदि आपका ऋणात्मक आता है, जैसे अगर ले लेते हैं -4, तो इन्होंने बताया कि यह दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर के बना है। दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर के बना है। अगर इसको मैं अलग करूं, एक को अगर -1 लिख दूं और इंटू बताओ 4 लिख दूं, तो क्या कोई दिक्कत है क्या?
क्या कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो जी सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब यहां से स्क्वायर हटाते हैं ना, तो इधर जब जाता है तो अंडर रूट में बन जाता है माइनस का 1 इंटू में 4। बहुत बारीकी से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा तभी कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। माइनस 1 इंटू 4। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस के रूट 1 और इंटू में अंडर रूट 4। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको हम लिख सकते हैं क्या? 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू माइनस का अंडर रूट 1। अब इसके अंतर्गत दो संख्याएं हैं, जिसमें से 1 जो है आपकी ना, 1 तो आपकी वास्तविक संख्या है। 1 कैसी संख्या है? 1 आपकी वास्तविक संख्या है। लेकिन ये जो आपके रूट के अंतर्गत माइनस में संख्या आ रही है ना, इसी को हम कहते हैं काल्पनिक संख्या, जिसको हम कहते हैं काल्पनिक संख्या, यानी कि इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब इस काल्पनिक संख्या को इन्होंने क्या दिया? यूलर नामक वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने एक सिंबल दिया जिसे हम कहते हैं आयोटा। जिसे हम क्या कहते हैं? IOTA, आयोटा, जिसे हम क्या कहते हैं? आयोटा। यानी अगर माइनस के अंतर्गत अगर अंडर रूट 1 है हल करने के बाद, तो उसे हम क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं। उसे क्या नाम दिया? आयोटा नाम दिया। और यहीं से इस चैप्टर की हो गई उत्पत्ति, सम्मिश्र संख्याएं। अब देखिए, सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं? कोई भी संख्या, जैसे ये संख्या अगर ले लिया जाए 2 अंडर रूट माइनस का 1, 2 अंडर रूट अगर हम माइनस का 1 ले लें, तो इसमें दो संख्याएं हैं, एक वास्तविक संख्या और प्लस दूसरी कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या। और इस वास्तविक और काल्पनिक संख्या के योग से, इन दोनों के संख्याओं के मिश्रण से जो संख्या बनती है ना, उसी को हम कहते हैं क्या? कौन सी संख्या? सम्मिश्र संख्या। उसी को हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या कहते हैं। अब यहां से हमारे इस चैप्टर की शुरुआत होती है, यानी कि अब फाइनली यूलर ने बताया कि जो आपका आयोटा है ना, वह माइनस के अंडर रूट 1 के बराबर है। आयोटा का मान कितना है? माइनस का अंडर रूट 1। यानी जहां कहीं भी माइनस का अंडर रूट 1 दिखेगा, उसका मान हम क्या रख सकते हैं? आयोटा। अब अगर यहां से आयोटा का स्क्वायर कर देना, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और इंटू में अंडर रूट माइनस का 1। होगा कि नहीं होगा बताओ? अब अगर अंडर रूट से अंडर रूट 2 बार अंडर रूट का गुणा कर देना, तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाता है। अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाता है? कट जाता है। और यहां पर इसका मान कितना आ जाता है? माइनस का 1 है। उस बेहतरीन से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यदि आपका जैसे माइनस का a इंटू में अगर मैं कहता हूं माइनस का a है, तो आप इसको हल कीजिए। और आप हल करते हो तो चूंकि दोनों अंडर रूट के अंदर है, तो इसको आप कर दो माइनस a इंटू माइनस का a। अब माइनस माइनस इंटू होगा तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? अंडर रूट का a का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट खत्म ही हो जाता है, इसका उत्तर आ गया a। तो ये सिस्टम जो है ना, ये बिल्कुल से गलत है आपका। सही इसका भी क्या है? और गलत क्यों है? क्योंकि देखिए, ये आपका एक काल्पनिक नंबर है, सम्मिश्र संख्या है। इसमें कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसका वर्ग करें तो हम माइनस आए, तो इसको ऐसे डायरेक्टली हल नहीं कर सकते। कैसे करेंगे हल इसको? तब सर इसको हल हम ऐसे करेंगे कि जैसे आपका ये आपका है कितना? अंडर रूट का माइनस का a इंटू में अंडर रूट का माइनस का a। इस प्रकार से अगर आपकी संख्या दी हुई है, तो यहां से देखिए, यहां से आपका ये इसको आप कितना लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो -1 इंटू में a, और इंटू इसको आप कितना लिख सकते हो? -1 इंटू में a। ऐसा आप लिख सकते हो। अब यहां से देखो, ये आपका कितना हो जाएगा? माइनस का अंडर रूट 1 और ये हो जाएगा अंडर रूट का a, और ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 1 और ये हो जाएगा अंडर रूट का a, और ये चारों के मध्य क्या करना है? गुणा करना है। तो यहां से अब ये देखिए, ये एक वास्तविक संख्या है, तो इस वास्तविक संख्या को हम एक में कर सकते हैं, यानी a इंटू a, और ये रूट -1 और रूट -1 इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये सिंपल सा वर्ग करने पे स्क्वायर क्या हो जाता है? हट जाता है। यानी इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर। तो ये माइनस नहीं रहेगा, इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा -1 और इंटू में ये बचेगा अंडर रूट का a का स्क्वायर, जिसे हम माइनस का a कह सकते हैं।
जिसे हम क्या कह सकते हैं, माइनस का a कह सकते हैं। अब ये तरीका आपका सही है। जब कभी भी रूट के अंदर माइनस हो तो उस माइनस को हटाने के लिए -1 उसमें से क्या कर लेंगे, पृथक कर लेंगे, तभी जाकर के उसको हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो जो आपका आई स्क्वायर का मान है, आयोटा स्क्वायर का मान है, वह कितना आया, -1। अब इसके आगे अगर चलें, आयोटा का क्यूब, ये टी मैं क्यों बना रहा हूं, आयोटा का अगर क्यूब कहूं तो आयोटा का क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा के स्क्वायर का मान कितना है, -1, तो इसका मान हो गया -1 इंटू आयोटा बराबर माइनस का हो गया आयोटा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है सर। अगर मैं यहां पे आयोटा की पावर 4 की बात करूं तो ये इसको हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर का मान -1, इसका भी मान -1, -1 इंटू -1 कितना हो गया, +1। अब ये चार वैल्यू के आधार पर पूरा आयोटा आपका चलेगा। इसके बाद अगर आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 8, अगर इसका मान हम ज्ञात करें तब देखिए क्या होगा। आयोटा की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, आयोटा की पावर 4 का मान 1, और ये हो जाएगा आपका आयोटा। इसको हम कितना लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आयोटा के पावर 4 का मान 1, और आयोटा के स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, -1। यहां पे देखो आयोटा की पावर 7 को मैं क्या लिख सकता हूं, आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा का क्यूब, तो आयोटा की पावर 4 का मान 1 और आयोटा क्यूब का मान कितना हो जाएगा, माइनस का आयोटा, होगा कि नहीं। और यहां से आयोटा की पावर 8 को हम आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 कितना होगा, 1। यहां से देखो फिर से जो आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 8 जो है उसका मान फिर से दोहरा रहा है। आयोटा का मान आयोटा होता ही है, -1 का मान क्या है, आयोटा है, तो ये आयोटा का मान आयोटा ही है। आयोटा के बाद कितना आता है, -1 आया, उसके बाद माइनस आयोटा आता है, माइनस आयोटा आया, फिर क्या आया आपका, +1 आया। इसी तरह से अगर आगे की ओर जाएंगे, जैसे आयोटा के पावर 9, आयोटा के पावर 10, आयोटा के पावर 11, आयोटा के पावर 12, तो इसका मान सिंपल सा फिर से दोहराया जाएगा, इसका मान आयोटा, इसका मान माइनस का आपका 1, आयोटा के स्क्वायर का मान -1, इसका मान माइनस का आयोटा, और इसका मान कितना हो जाएगा, 1। इसी तरह से आगे जब जाएंगे ना तो दोहराया जाएगा, और जो हर एक 4 के अंतराल पे मान आएगा ना उसका मान कितना आएगा, 1। अब 4 के अंतराल पर जब मान दोहराया जा रहा है, हर एक 4 के अंतराल पर मान क्या हो रहा है, दोहराया जा रहा है, तो जैसे आयोटा के पावर अगर आपका दे दिया 257, आयोटा के पावर दे दिया 257, तो इसको आप इतना पूरा अलग अलग तरीके से इसको खंडित करके हल नहीं करेंगे। सिंपल सा आप रफ कार्य में 257 का 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो 4 पंचे 20, 4 छक हो जाएगा कितना, 4 छक हो जाएगा आपका 24, बचा 1, यहां से बचा 17, 4 चौका हो जाएगा 16, तो यहां से बचा कितना, 1, नीचे कितना बच रहा है आपका 1, तो ये आपका कितना हो जा रहा है, इसको आप आयोटा पावर 257 को आप लिख सकते हो आयोटा के पावर 64, 4 इंटू 64 क्या लिख सकते हो इसको, ये 4 है तो 4 इंटू क्या लिख सकते हो, 64, और प्लस का लिख सकते हो 1, लिख सकते हो कि नहीं। अब इसको और आगे की ओर अगर खोलोगे आप तो इसको लिख सकते हो आयोटा के पावर 4 और इसकी पावर में कितना, 64, इंटू में प्लस का 1 है तो यहां पे लिख सकते हो इंटू में आयोटा, आयोटा के पावर 1 यानी कि आयोटा। अब इसको लिख सकते हो, तो आप जानते हो कि आयोटा के पावर 4 का मान 1 होता है, 1 का पावर 64 कितना होगा, 64 ही होगा, तो इसका मान सिंपल सा आयोटा के पावर 257 का मान, आयोटा के पावर 257 का मान कितना आ जाएगा, सिंपल सा आयोटा आ जाएगा। यानी इन्हीं 4 वैल्यू के आधार पर अब आपकी पूरी प्रश्नावली चलने वाली है। दूसरी बात कि जैसे हमने यहां पर बताया कि ये जो 2 माइनस का रूट 1 है, माइनस का रूट 1 है, ये आपकी कौन सी संख्या है, इसमें दोनों संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, जिसे मिल करके हम क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। अब इस सम्मिश्र संख्याओं को ना a प्लस IB के रूप में लिखा जाता है। जब कोई भी संख्या आपकी काल्पनिक संख्या होगी ना और उसमें यानी जो भी सम्मिश्र संख्याएं होंगी, सम्मिश्र संख्याओं को निरूपित करने के लिए a प्लस IB का रूप लिखा जाता है, जहां पे a क्या है, आपकी वास्तविक संख्या है,
ये क्या है, वास्तविक संख्या है। और जो आई भी है वह कौन सी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। और इस वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिला करके बनती है आपकी समिश्र संख्या। अब यही बेसिक्स के साथ हम चलेंगे आपके अभ्यास प्रश्नावली 4.1 पर। हालांकि 4.1 के सारे सवाल इसी बेसिक्स पे लग जाएंगे। आइए 2-4 सवाल मैं आपको हिंट के तौर पे बताता हूं, उसके बाद आप लोग धड़ाधड़ खुद से सवालों को कर लेंगे। अब देखिए, जो भी हमने आपको कंसेप्ट सिखाया है, जो भी कंसेप्ट आपको बताया है, उस कंसेप्ट के आधार पर आपके प्रश्नावली के अंतर्गत भांति भांति के बहुत कम सवाल दिए हुए हैं। जैसे आपका प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत अगर फर्स्ट को देखें हम, तो फर्स्ट आपका है आयोटा के पावर 28। अब 28 को हम देखते हैं पहले 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो आयोटा को हम लिख सकते हैं 7 चौक होता है 28, तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 7। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं। अब आयोटा के पावर, देखिए आयोटा की जो वैल्यू है वो आपके एकदम दृष्टि पटल पे याद होनी चाहिए कि यदि आपका आयोटा, तो खैर आयोटा होता ही है, यानी कि इसका मान माइनस √1 का मान। और यदि आयोटा स्क्वायर की बात की जाए तो इसका वैल्यू माइनस का 1, आयोटा क्यूब की वैल्यू की जाए तो माइनस का आयोटा, आयोटा के पावर 4 की बात की जाए तो इसका मान होता है 1। ये चारों वैल्यू आपके एकदम दृष्टि पटल के सेगमेंट पर उपस्थित होना अनिवार्य है। अब यहां से देखा जाए तो आयोटा 4 की वैल्यू कितनी होती है, ये हो जाएगा आयोटा 4 की पावर 7 और आयोटा 4 की वैल्यू होती है 1 की पावर 7 यानी कि 1। यही बस आपका हो जाएगा आंसर। अगर अगले क्रम में देखा जाए दूसरा, तो दूसरा आपका जो है ना वह है आपका आयोटा के पावर कितना है 58। 58 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो इसको आप कितना लिख सकते हो, रफ कार्य में आप कर सकते हो। 58 को आप 4 से क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। एक बार जाएगा 18 हो जाएगा, 4 बार जाएगा 16 हो जाएगा, बचेगा कितना 2। यानी कि आप 58 को क्या लिख सकते हो, आयोटा के पावर 4 इंटू 14 कितना लिखोगे। देखो यहां और यहां जो आएगा ना ये आपके इंटू में रहेगा और यहां जो आएगा वह प्लस में रहेगा। तो ये आपका 4 इंटू कितना है, आपका 14 है और प्लस का कितना है, प्लस का आपका 2 है। अब ये देखो जो इंटू में रहेगा ना उसको आप इस प्रकार से डायरेक्टली लिख देना और जो प्लस में रहेगा ना इसके साथ इंटू करके इसका आयोटा के साथ इसको जो यहां पे रहेगा आयोटा के साथ इसको वर्ग के रूप में, इसके घात के रूप में लिख देना। अब यहां से आयोटा 4 का मान होता है 1 की पावर 14 कर दें, चाहे 14 करोड़ कर दें, उसका मान आपका होगा 1 ही। तो 1 इंटू आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा के स्क्वायर का मान होता है -1, तो 1 इंटू -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। इस प्रकार से आप सवालों को बनाओगे। अगले क्रम में यदि देखा जाए चौथा पार्ट, तो चौथा पार्ट आपका दे रखा है आयोटा के पावर -28। कितना दे रखा है, आयोटा के पावर -28 दे रखा है। अब अगर आप आयोटा के पावर माइनस के 28 को आप यदि हल करोगे ना, तो आयोटा के पावर -28 को हल करने के लिए आप अगर किसी भी चीज की घातें माइनस में है तो वो आपके हमेशा बटे के रूप में क्या हो जाती हैं, चली जाती हैं, बटे के रूप में चली जाती हैं। तो ये 1 बटे आयोटा के पावर 28 हो जाएगा। अब आयोटा के पावर 28 का मान आपने यहां पे कितना हल किया, 1 हल किया, तो 1 बटे 1 बराबर का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए एक सवाल माइनस वाला और बताते हैं। जैसे आपका पांचवा अगर देखा जाए ना, तो आयोटा के पावर कितना है, माइनस का 37 है। अब इसको माइनस की घात है तो इसको प्लस बनाने के लिए इसको बटे के नीचे ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा। और आयोटा के पावर 37 को क्या लिख सकते हो आप, 37 को डिवाइड करोगे किससे, आप 4 से, तो 4 7 चौक 28, ये तो इसके अंदर ही आ जाएगा। एक बड़ा सा लेते हैं हम, जैसे आपका कितना है 58 को भी तो हमने कर दिया, 28 भी आपका हो ही जाएगा, 19 है। चलिए इसी को बताते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 7 4 9 चौक 36। तो इसको आप लिख सकते हो आयोटा के पावर 4 इंटू 9, 4 इंटू 9, इसको लिख सकते हो 4 9 36 और हासिल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमने बताया कि जो यहां और यहां आएगा उसको इंटू में लिखोगे, यानी 4 इंटू कितना हो जाएगा 9, और जो यहां आएगा नीचे आएगा उसको प्लस में लिख लोगे, तो यहां से आपका ये हो जाएगा कितना, 1 बटे 1 डिवाइड बाई, ये आयोटा के पावर 4 इंटू 9 है, तो आयोटा के पावर 4 की पावर 9 हो जाएगा और इसको आप लिख दोगे आयोटा, सिंपल सा। अब यहां से आप इसको देखोगे, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगा
जाएगी, क्योंकि 1 के पावर 9 रहे चाहे 900 करोड़ रहे, आपका मान एक ही आएगा। तो ये हो जाएगा 1 बटे आयोटा, और आयोटा जब ऊपर जाएगा, एक चीज और याद रखिएगा इस चैप्टर के अंतर्गत कि कभी भी आयोटा को हर में नहीं छोड़ना है, आयोटा को नीचे नहीं छोड़ना है, किसी भी प्रकार से करके उसको ऊपर आपको ले जाना है। तो ऊपर ले जाने के लिए इसको आप क्या करोगे, इसका करा दोगे हर का परिमेयकरण। तो ये आयोटा है ना, तो आयोटा इंटू आयोटा का इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो आयोटा इंटू आयोटा का जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा आयोटा, और नीचे में क्या हो जाएगा आपका, नीचे में आपका क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा करोगे तो नीचे में आपका हो जाएगा, नीचे में आपका हो जाएगा आयोटा इंटू आयोटा बराबर आयोटा का स्क्वायर। और आयोटा के स्क्वायर का मान कितना होता है, ऊपर में तो आपका आयोटा आ गया, इसका मान होता है -1। अब -1 नीचे रहे तो 1 को हटा दो, ऊपर माइनस ले जाओ, तो माइनस का आयोटा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस तरह की सवालों को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए, जैसा एक आपका और सवाल बता रहा हूं, एक जैसे 9वां है, 9वें सवाल को ये क्या लिखा हुआ है, अब माइनस का आयोटा के पावर माइनस का 19, दो जगह माइनस है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको दो भागों में तोड़ दो, -1 इंटू में इसको लिख सकते हो आयोटा के पावर माइनस का 19। अब इसको आप बड़े आसानी से हल कर सकते हो, -1 इंटू आयोटा, और आयोटा के पावर -19 को क्या लिख सकते हो आप, 4 चौका 16, तो 4 इंटू 4 लिख सकते हो, और 16 में 3 बच रहा है, तो प्लस का कितना लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, -1 इंटू आयोटा के पावर 4 के पावर 4, और इंटू में आयोटा का क्यूब। अब यहां पे ये देखिए माइनस का 1 है, और ये इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, आयोटा के क्यूब का मान कितना होता है, माइनस का आयोटा, तो इंटू में माइनस आयोटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसका उत्तर आ जाएगा आपका कितना, आयोटा आ जाएगा। अब एक देखिए, जो इसको जोड़ने वाला प्लस वाला जो प्रश्न है, एक उसको भी मैं यहां पे बताता हूं आपको। जैसे आपका आयोटा प्लस का 1 बटे कितना दिया हुआ है, आयोटा, आयोटा प्लस का 1 बटे कितना दिया हुआ है, आयोटा, चाहे तो इसको हल कर सकते हो बटे 1 लेकर के, तो इसको अगर बटे 1 लेकर के हल करना चाहो तो ठीक है, या बटे 1 ही लेकर के हल कर लो। इसका लसा क्या हो जाएगा, आयोटा, आयोटा में आयोटा का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, 1 में 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1। और दूसरी बात हमने आपको क्या बता रखी है कि आयोटा को आपको नीचे नहीं छोड़ना है, तो आयोटा को नीचे नहीं छोड़ना है, तो इसको आयोटा में आयोटा का हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, गुणा और भाग। तो यहां से आपका ये हो जाएगा, आयोटा का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हो जाएगा आयोटा का क्यूब प्लस का आयोटा, और डिवाइड बाई ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा के क्यूब का मान कितना होता है, माइनस का आयोटा होता है, और ये आपका हो जाएगा प्लस का आयोटा, और ये हो जाएगा आपका कितना, आयोटा का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये कौन सा सवाल था आपका, ये सवाल नंबर 10वां था ना, प्रश्न संख्या 10वां, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 0, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसको जोड़ने वाला एक सवाल जो दे रखा है आपका, सवाल नंबर के कौन सा, सवाल नंबर 12, प्रश्न संख्या 12 को अगर देखा जाए ना, तो प्रश्न संख्या 12 देखिए कौन सा है आपका, ये है आयोटा का क्यूब प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा प्लस का कितना दिया है 2। अब इसको जब हल करेंगे ना, तो सिंपल सा आयोटा का मान होता है माइनस का आयोटा, प्लस आयोटा का स्क्वायर होता है माइनस का 1, तो ये सिंपल सा हो जाएगा कितना, माइनस का 1, और प्लस ये तो आयोटा आयोटा ही रहता है, प्लस का हो जाएगा 2, आयोटा से आयोटा गया, 2 में से ये निकलेगा, बचेगा 1, यही हो जाएगा इसका आंसर। अगर प्रश्न संख्या 11 को देखा जाए, तो प्रश्न संख्या 11 जो है आपका ना, प्रश्न संख्या 11, तो प्रश्न संख्या 11 आपका कितना है, आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा के पावर 15। तो इसको अगर हल करोगे तो आयोटा की पावर 10 को लिख सकते हो कितना, आयोटा के पावर 8 प्लस 2, तो और प्लस का आयोटा की पावर 15 को लिख सकते हो आयोटा की पावर 12 प्लस का 3। तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका आयोटा के पावर 8 इंटू आयोटा का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आयोटा का पावर 12 इंटू आयोटा का क्यूब। तो यहां से इसका मान 1 हो जाएगा और इसका भी मान 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब। आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू -1 और इसका मान कितना हो जाएगा, प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा, इसका मान आयोटा क्यूब का मान कितना हो जाएगा, माइनस का आयोटा। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से सवालों को आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। आइए देखते हैं जल्दी से प्रश्न संख्या 2 को।
तो अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 2 है, बिल्कुल रैपिड फायर के साथ हम प्रश्नों को करेंगे बिना किसी देरी किए, बिना किसी समय को गंवाए। तो प्रश्न संख्या 2 कहता है निम्न में से प्रत्येक का संयुग्मी ज्ञात कीजिए। संयुग्मी क्या होता है? संयुग्मी, युग्म का मतलब जोड़ा, यानी साथ में स्थित जोड़ा। अब जैसे हमने आपको बताया किसको, हमने आपको बताया काल्पनिक, हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें संयुग्मी ज्ञात करना है। हमने आपको बताया कि जो आपकी संख्याएं होती हैं, जो आपकी संख्याएं होती हैं, जैसे अगर सम्मिश्र संख्या की बात की जाए तो सम्मिश्र संख्या दो चीजों से मिलकर के बनी होती है। एक तो आपकी होती है वास्तविक संख्या, एक आपकी होती है वास्तविक संख्या, और दूसरी होती है आपकी इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मेल से आपका क्या बनता है, इसके मेल से आपकी बनती है सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। तो आपको पता है ना कि ये एक इसको और इसको, ये दोनों को मिला करके एक युग्म बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है, एक युग्म बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है। अब इसका संयुग्मी ज्ञात करना है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, संयुग्मी ज्ञात करना है। और हमने आपको बताया कि इस वास्तविक और काल्पनिक संख्या को ना हम a प्लस आईबी के रूप में क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, a प्लस आईबी के रूप में लिखते हैं, जहां पे a आपका क्या होता है, वास्तविक संख्या, आईबी आपका क्या होता है, आयोटा b आपका क्या होता है, काल्पनिक संख्या होता है। अब इसका अगर हमें संयुग्मी लिखना हो ना तो हमें क्या करना है, बस इस चिन्ह को अगर प्लस है तो माइनस बना करके इस चीज को हमें क्या करना है, लिख देना है, यही इसका कहलाएगा संयुग्मी। आइए देखते हैं अब प्रश्न संख्या 2 के सभी सवालों को। जैसे अगर प्रश्न संख्या 2 के पहले सवाल की बात की जाए तो पहले सवाल को कितना कह रहा है, पहला सवाल कितना है, 0। अब आपको यह देखना है 0 वास्तविक संख्या है या काल्पनिक संख्या। अगर वास्तविक संख्या होगी तो इसके साथ हमें काल्पनिक संख्या जोड़नी पड़ेगी, तब आपकी सम्मिश्र संख्या बनेगी, और यदि आपकी काल्पनिक संख्या होगी तो हमें वास्तविक संख्या जोड़नी पड़ेगी। तो ये आपकी कैसी संख्या है, ये आपकी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को हम सम्मिश्र संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0 प्लस 0 आयोटा लिखेंगे, लिख सकते हैं। अब अगर 0 प्लस 0 आयोटा अगर इसको लिखेंगे तो इसका संयुग्मी अगर बनाएंगे ना तो 0 प्लस के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। तो 0 प्लस माइनस का आयोटा इंटू 0 बराबर का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका संयुग्मी 0 का भी क्या होगा, 0 ही होगा। अगर इसके दूसरे सवाल की बात करें तो दूसरा आपका कितना है, 1 दिया हुआ है। 1 बताओ वास्तविक संख्या है कि काल्पनिक संख्या है, वास्तविक संख्या है सर। तो वास्तविक संख्या में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, काल्पनिक संख्या जोड़ना पड़ेगा। तो 0 आयोटा हमने जोड़ दिया। अब इसके चिन्ह को बदलना पड़ेगा, तो ये आपका कितना है, ये तो आपका 1 है। 1 के चिन्ह को बदलेंगे तो यहां पे माइनस हो जाएगा, इस चिन्ह को बदलेंगे तो, और ये हो जाएगा 0 आयोटा, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगले क्रम में अगर इसके तीसरे पार्ट की बात करें तो तीसरा पार्ट इसका कितना है, आयोटा। अब बताओ आयोटा काल्पनिक संख्या है या वास्तविक संख्या, तो सर ये तो काल्पनिक संख्या है। अगर काल्पनिक संख्या है तो वास्तविक को जोड़ना पड़ेगा, तो वास्तविक को जोड़ेंगे तो 0 प्लस आई बनेगी सम्मिश्र संख्या। अब इसको सम्मिश्र के संयुग्मी में अगर बदलना है तो इस चिन्ह को बदलना है, माइनस का आयोटा बराबर हो जाएगा माइनस का आयोटा। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या चौथा है, प्रश्न संख्या चौथा है वह है माइनस का 2 और प्लस का 5 आयोटा। तो अगर इसको इसकी संयुग्मी को लिखें हम तो ये तो ऑलरेडी सम्मिश्र संख्या के रूप में दिया हुआ है, बस इस चिन्ह को बदल देना है। तो माइनस का 2 माइनस का 5 आयोटा हो जाएगा। अगर पांचवें के रूप में देखा जाए तो पांचवें के रूप में है आपका माइनस का 8 माइनस का 9 आयोटा। अब इस चिन्ह को बस बदलना है, तो माइनस का 8 प्लस का 9 आयोटा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इस चिन्ह को बदलना है, संयुग्मी में कुछ भी नहीं रखा है। अब अगले क्रम में आपको क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या तीसरा जो है ना, प्रश्न संख्या तीसरा कहता है निम्नलिखित क्रमित युग्म, क्रमित युग्म आपके दिए हुए हैं, जैसे ये क्रमित युग्म है 2 और माइनस का 3। अब इस क्रमित युग्म से आपको ये चीज एक बात समझनी है, हमने आपको बताया कि सम्मिश्र संख्या को आप इस रूप में लिखते हो, तो इस क्रमित युग्म का जो पहली संख्या होगी वह वास्तविक संख्या के साथ लिखी जाएगी और दूसरी संख्या जो होगी काल्पनिक संख्या के साथ लिखी जाएगी। अब इसको इस रूप में अगर लिखोगे ना तो पहली संख्या को हमने क्या बताया, वास्तविक संख्या, तो इसको जब लिखोगे इसके रूप में तो ये आपका हो जाएगा 2 और यहां पे माइनस है तो माइनस के सहित 3 इंटू आयोटा हो जाएगा। बस इतना सा करना है। जैसे एक क्रमित युग्म और देख लेते हैं, जैसे आपका दिया है इसका दूसरा 0 और 4, 0 और कितना दिया हुआ है 4, तो पहले वाले को पहले रखेंगे, फिर चिन्ह के साथ हम दूसरे वाले को 4 इंटू आयोटा बराबर 4 आयोटा। इसको ऐसे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, तीसरा का ना,
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसका तीसरा देखा जाए तो तीसरा आपका कितना है, तीसरा √3 और 3 है। तो पहले वाले को हम क्या मानते हैं, वास्तविक संख्या, दूसरे वाले को हम मानते हैं इमेजिनरी नंबर, तो प्लस के साथ इसको लिखेंगे 3 आयोटा। और अगर हम चौथे की बात करें ना, तो चौथा आपका कितना है, 1/√3 और साथ में कितना है √3/2। तो इसको अगर लिखा जाए तो पहले वाले को हम लिखेंगे वास्तविक संख्या, प्लस के साथ इसको लिखेंगे √3/2 इंटू आयोटा। तो यह इसका क्या हो जाएगा, यह इसका हो जाएगा a+ib रूप हो जाएगा। चौथा प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या चौथा आपका कहता है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समिश्र संख्याओं को क्रमित युग्मों के रूप में लिखिए। अब इसी का अलग रूप आपका दिया हुआ है, जैसे एक पहला है x+2y इंटू आयोटा। अब इसको a+ib के रूप में ये दिया हुआ है, जैसे ये आपका क्रमित युग्म के रूप में दिया था, a+ib के रूप में बदलना था, ये आपका a+ib के रूप में दिया है, क्रमित युग्म में बदलना है। तो पहला वाला आपका होता है वास्तविक संख्या, दूसरा वाला होता है काल्पनिक संख्या। तो ये आपका दूसरा वाला 2 केवल नहीं है, 2 के साथ y भी है, तो ये हो जाएगा 2y। अगर इसका एक और सवाल देख लें, जैसे इसका तीसरा जो दिया है -6 आयोटा दिया है। अब इसको अगर a+ib के रूप में लिखेंगे ना, तो 0 - 6 आयोटा लिख सकते हैं। पहली वाली आपकी वास्तविक संख्या होती है, दूसरी वाली आपकी इमेजिनरी नंबर होती है, चिन्ह के साथ आयोटा को छोड़ देंगे तो 0 - का कितना हो जाएगा 6। तो इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा ज्ञात कर सकते हो। अब आइए x y का मान ज्ञात करते हैं हम अगले क्रम में, सवाल नंबर 5 में। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 5वां है ना, कहता है कि x और y के आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है, जिसका पहला पार्ट कुछ इस प्रकार से दिया है। बस आपको इतना ध्यान देना है इस प्रश्न में कि आपको दोनों को वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या यानी a+ib के रूप में इसको भी लिखना है, a+ib के रूप में इसको भी लिखना है। इसकी जो वास्तविक संख्या होगी इसके वास्तविक संख्या के बराबर होगी, और इसकी जो काल्पनिक संख्या होगी इसके काल्पनिक संख्या के बराबर होगी। तो यहां से अगर ये देखा जाए ना, तो इसको अगर हल करें तो यहां ये हो जाएगा आपका 2 + x + y इंटू आयोटा, और ये कितना है 3 - का आयोटा। अगर इसको देखा जाए तो ये है 2 + x, एक साथ में इसको रख देते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत देखिए जिसके साथ आयोटा जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं काल्पनिक नंबर, और जो आयोटा जिसमें नहीं होता है वो आपका वास्तविक संख्या होता है। तो ना तो 2 में आयोटा है ना तो x में आयोटा है, तो इसलिए आपकी ये वास्तविक संख्या हो जाएगी और ये आपकी हो जाएगी इमेजिनरी नंबर। यह बराबर किसके है, 3 - का आयोटा के। अब हमने आपको जो बताया वो बताया कि जो आपकी इसमें वास्तविक संख्या होगी वास्तविक संख्या के बराबर होगी। तो यहां पर आप लिखेंगे तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो जब इसकी तुलना करेंगे ना, तो जो 2 + x होगा वह बराबर होगा किसके, 3 के। तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, 3 - का 2, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 1। और अगर हम y की बात करें तो ये y इंटू आयोटा जो है वह बराबर है किसके, माइनस के आयोटा के। किसके बराबर है, सॉरी ये आयोटा इसके साथ नहीं लिखेंगे, ये इधर केवल इसके गुणांकों को लिखेंगे। जैसे i के साथ आयोटा लिखा हुआ है तो इधर क्या है, i का गुणांक क्या है, आयोटा का गुणांक क्या है y, तो इधर y लिखेंगे। इस आयोटा का गुणांक क्या है -1, तो इसका गुणांक हो जाएगा -1, तो y का मान कितना हो जाएगा -1। एक और सवाल लेते हैं, इसका दूसरा नंबर, जो दूसरा नंबर है कह रहा है 2x + 3y प्लस का 2x + 3x प्लस y इंटू आयोटा बराबर 4 + 10 आयोटा। अब इसको हल करते हैं। आइए, ये आपका है 2x प्लस का 3x में आयोटा का गुणा होगा तो 3x इंटू आयोटा, प्लस y में आयोटा का गुणा होगा तो ये हो जाएगा कितना, y इंटू आयोटा बराबर इधर कितना है 4 + 10 आयोटा। या इसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, इस स्टेप को करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा इसमें क्या करा दो, आप तुलना करा दो। तो तुलना करने पर तो यहां से 2x के किसके बराबर होगा, 2x बराबर 4 होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। इसकी तुलना जब हम कराएंगे यहां पर तो 3x + y, आयोटा वाले की तुलना आयोटा वाले के साथ, तो ये हो जाएगा 3x + y = कितना हो जाएगा 10। तो यहां से आपका x का मान कितना है, 2 है, तो 3 × 2 प्लस का कितना, y बराबर 10, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 10 - का 6 बराबर का कितना हो जाएगा 4। इस तरह से आप इन सवालों को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अगले क्रम में अगर एक और मैं बता दूं आपको, तो ये है आपका तीसरा पार्ट इसका। तो तीसरा पार्ट कहता है कितना, x - आयोटा y बराबर 2 आयोटा
इंटू 1 माइनस का 3 आयोटा। अब इसको थोड़ा करना पड़ेगा हमें हल। इधर की तो ठीक है, वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर, तो ये आपका रियल नंबर माइनस का इमेजिनरी नंबर है ही, इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 2 आयोटा में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा, 2 आयोटा में 3 आयोटा का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस चिन्ह के साथ, 3 गुना 6, आयोटा में आयोटा का होगा तो आयोटा स्क्वायर, तो यहां से x माइनस आयोटा y बराबर 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान -1, इस माइनस का इसमें गुणा होगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब इसका वास्तविक संख्या क्या है, 6 है, इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं। ये आपका है कितना, x माइनस का आयोटा y बराबर, इसको लिख सकते हैं 6 प्लस का 2i, a प्लस i के रूप में लिख दिया, मतलब इसको x चेंज कर दिया। तो यहां से देखो 6 किसके बराबर है, तुलना करेंगे जब, तो तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो x किसके बराबर है, 6 के बराबर है, और जो आपका माइनस का y है, माइनस का y है वह प्लस के 2 के बराबर है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का, माइनस को उधर भेज देंगे तो ठीक है। तो इस तरह से आप तीसरे पार्ट को बना सकते हैं। चौथा पार्ट खुद से कीजिएगा। छठवां का पहला आइए बताते हैं। छठवां का पहला है, कह रहा है कि सरल कीजिए। सरल कीजिए, किसको सरल करना है, 9 माइनस का 8 आयोटा और माइनस का 7 आयोटा प्लस का 3, इसको अगर हमें सरल करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट को हटाओ, तो 9 माइनस का 8 आयोटा माइनस 7 आयोटा, माइनस बाहर है तो अंदर का चिन्ह भी बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। देखो 9 में से 3 निकलेगा, कितना बचेगा 6, 8 में से 7 निकलेगा, कितना बचेगा आयोटा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस का आयोटा। इस तरह से इसको आप हल कर सकते हो। एक सेकेंड में, अच्छा ये प्लस में है ना, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस का आयोटा होगा, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अगले क्रम में इसका एक आध पार्ट और बता देते हैं, इसका एक आध पार्ट और बता देते हैं। जैसे तीसरा देखो, तीसरा कितना है 1 प्लस आयोटा और साथ में कितना है 1 प्लस 2 आयोटा, ये आपको दिया हुआ है। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसका मल्टीप्लाई करना है, एक में एक का मल्टीप्लाई होगा एक में 2 आयोटा का मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा, आयोटा का एक में मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा, आयोटा का प्लस 2 आयोटा में होगा 2 आयोटा स्क्वायर। यहां से देखा जाए तो 1 प्लस 2 आयोटा और ये आयोटा मिलकर के 3 आयोटा, और ये आयोटा का मान -1, तो 2 इंटू -1 यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा। अब -2 में से 1 निकलेगा तो माइनस का 1 बचेगा और प्लस का 3 आयोटा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्रम में एक आध सवाल और देख लेते हैं। जैसे चौथा पार्ट क्या कह रहा है, 4 आयोटा डिवाइड बाई माइनस का आयोटा प्लस 1, इसका होल स्क्वायर। इसको ये आपका हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, यानी माइनस का आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 4 चौका 16 और इंटू आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे ये a माइनस a प्लस b के होल स्क्वायर पे बैठेगा, तो ये a का स्क्वायर यानी माइनस का आयोटा स्क्वायर, माइनस का आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये आयोटा है ना, तो ये माइनस के साथ आयोटा का क्या हो जाएगा, माइनस के साथ आयोटा का स्क्वायर, और साथ में प्लस का 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab होता है, तो माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा ये। अब इधर से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा माइनस का 16, आयोटा के स्क्वायर का मान -1, और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस के आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो भी आपका आयोटा स्क्वायर आएगा, जिसका मान होता है माइनस का 1, और ये आपका है प्लस का 1, माइनस का 2 आयोटा है, यहां से 1 से 1 कट गया आपका, -2 आयोटा बचा नीचे तो माइनस का माइनस कट गया, और 2 से ये कितनी बार में कट गया, 8 बार में कट गया, तो यानी कि आपका बचा कितना 8 डिवाइड बाई आयोटा। अब आयोटा को नीचे तो छोड़ना नहीं है, तो आयोटा इंटू आयोटा करेंगे तो इधर ऊपर में हो जाएगा 8 आयोटा और नीचे में कितना हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर का मान -1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 आयोटा, माइनस का 8 आयोटा चौथा का उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं पांचवा बताते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए देखते हैं छठवां के पार्ट नंबर 5 पे। तो पार्ट नंबर 5 जो है ना छठवां का, ये आपका कुछ इस प्रकार से है। अब इसको देखिए, हल करने के लिए कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही है, तो सबसे पहले इसका हर के सापेक्ष हम करेंगे परिमेयकरण। आइए हर के सापेक्ष परिमेयकरण करते हैं। तो ये आपका है कितना, कॉस अल्फा प्लस का आयोटा साइन अल्फा है, डिवाइड बाई ये आपका है कॉस बीटा माइनस का आयोटा साइन बीटा। परिमेयकरण में होता यह है कि अंश में जो कुछ भी दिया रहता है चिन्ह को बदल करके उसका गुणा और भाग करते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है कॉस बीटा माइनस का आयोटा साइन अल्फा है, तो प्लस का इसको साइन आयोटा बीटा बना करके
प्लस का साइन आयोटा बीटा बना करके इसको क्या कर देंगे, गुणा और भाग नीचे भी कर देंगे, तो कॉस बीटा प्लस का आयोटा साइन बीटा हो जाएगा। अब अगर ऐसा होता है तो नीचे वाला जो होगा ना, एक ब्रैकेट में आपका ये आ जाएगा कॉस बीटा माइनस का आयोटा साइन बीटा, और साथ में ये आ जाएगा कॉस बीटा प्लस का आयोटा साइन बीटा आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में आएगा आपका कॉस अल्फा प्लस का आयोटा साइन बीटा अल्फा, आयोटा साइन अल्फा, और साथ में ये हो जाएगा कॉस बीटा प्लस का आयोटा साइन बीटा। ओहो, यहां में ऊपर में देखिए ऐसा नहीं होगा, ऊपर में सिंपल सा ये जोड़ तो है नहीं, इनटू है ना, मेरी भी दिमाग कहां कहां रहता है। ये आपका है कॉस अल्फा प्लस का आयोटा साइन अल्फा। अब इसमें मल्टीप्लाई होगा इसका, हर का हर में, अंश का अंश में, तो इसका मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा कॉस बीटा प्लस का आयोटा साइन बीटा, ये हो जाएगा आपका। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं, ये तो नीचे वाला सूत्र ही बन जाता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो ना, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं बताओ। तो यहां भी कुछ ऐसा ही है, इतना दिया हुआ है तो इतना लिखेंगे, a के जगह पर कितना है कॉस बीटा, a के जगह पे कितना है कॉस बीटा है, तो कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर और साइन स्क्वायर बीटा, होगा कि नहीं। अब यहां से देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, और प्लस का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका कितना होगा, प्लस का कॉस अल्फा साइन बीटा इंटू आयोटा, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई होगा, यहां से इसको मेरे को हटाना पड़ेगा क्योंकि ये लंबा जाएगा, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। यहां से देखिए प्लस का इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा कॉस बीटा के साथ साइन अल्फा और इंटू में आयोटा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हो जाएगा आयोटा में आयोटा का होगा तो आयोटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन अल्फा इंटू साइन में बीटा, ये हो जाएगा आपका। अब यहां से देखा जाए तो ये कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा है, और अगर इसको देखा जाए तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा है, इन दोनों को साथ में रख देते हैं तो ऊपर का तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, और ये आयोटा का स्क्वायर है ना, इसका मान होता है माइनस का 1, तो इस माइनस के 1 का मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो माइनस बना देगा, आयोटा का कहानी खत्म। ये हो जाएगा कितना, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, बताओ होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा। अब इसके साथ ये दोनों चीजें वैल्यू लिखी हुई हैं। अब ये देखिए कॉस अल्फा साइन बीटा और कॉस बीटा साइन अल्फा है, इन दोनों में आयोटा आपका कॉमन है, तो इसमें से प्लस के साथ आयोटा को बाहर निकाल देते हैं, और आयोटा को बाहर निकाल देंगे तो ये बनेगा कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, और प्लस का ये बनेगा कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा, ये बनेगा कि नहीं। और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में देखिए ये स्क्वायर क्या करेगा, ये आपका कॉस स्क्वायर बीटा है, और ये स्क्वायर -1 मान होता है, इस माइनस को प्लस बना देगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। बताओ यहां की ये नीचे वाली कहानी खत्म हुई कि नहीं हुई, हो गई, क्योंकि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, तो नीचे में 1 हो भाई, ये बीटा है ये भी बीटा है, साइन के साथ स्क्वायर दोनों के साथ है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये मान तो 1 हो गया, और अब बच गया ये वाला मान। अब यहां से देखिए तो ये भी आपका सूत्र बन जा रहा है, और ये भी आपका क्या बन जा रहा है, सूत्र बन जा रहा है। ये किसका सूत्र बन जा रहा है, ये बन जा रहा है किसका, कॉस अल्फा प्लस का बीटा का, कॉस अल्फा प्लस किसका बन रहा है, कॉस अल्फा प्लस के बीटा का बन रहा है। और अगर इधर देखा जाए तो इसके साथ कॉस और साइन दोनों है, तो कॉस और साइन दोनों है तो साइन का फार्मूला बनेगा, तो ये फार्मूला किसका बन जाएगा, प्लस के साथ ये बन जाएगा साइन, यहां पे प्लस है इसलिए अल्फा प्लस बीटा का, और साथ में आ जाएगा आयोटा, नीचे का मान तो खत्म हो गया, नीचे का मान तो ख से खत्म हो गया। अब यहां से यही आपका क्या हो जाएगा, इसके आगे तो हम हल कर नहीं सकते, तो यही आपका हो जाएगा उत्तर।
इस तरह से इसके पांचवें पार्ट को आप बना सकते हो। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये डायरेक्ट फार्मूला है कॉस अल्फा प्लस बीटा का, ये डायरेक्ट फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा का। कक्षा 10वीं में ये फार्मूला आपने पढ़ रखा है, या कक्षा 11वीं में भी बहुतायत मात्रा में त्रिकोणमिति के अंतर्गत, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के अंतर्गत फार्मूला पढ़ा है। अब जो इसका छठा पार्ट है ना, छठा पार्ट ध्यान से देखिएगा। 3 प्लस 3 हाँ सर जी, आइए तो पार्ट नंबर 6 आपका कुछ इस प्रकार से है। अगर इसका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में तो 6, 3 का मल्टीप्लाई -4 में तो 4 3 12 इंटू आयोटा, प्लस का 2 आयोटा का मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 इंटू आयोटा, और 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो माइनस के साथ 4 4 दूना 8, साथ में आयोटा का स्क्वायर। अब अगर इसको यहां से हम सॉल्व करते हैं तो 6 माइनस का ये 12 आयोटा प्लस का 4 आयोटा मिलकर के माइनस का 8 आयोटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 8, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर माइनस का 1, -1 का मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस। 8 6 कितना होगा 14, तो 14 माइनस का 8 आयोटा इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। एक सवाल और रह गया है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बताते हैं आपके इस सेशन के सबसे लास्ट प्रश्न को। तो अगले से क्रम में इस सेशन का जो सबसे लास्ट प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार से है। अब देखिए इसको इतने के बराबर इतना सिद्ध करना है। आइए करते हैं, सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड को लिया जाए तो ये है 1 प्लस आयोटा के पावर 5, और ये है 1 प्लस 1 डिवाइड बाई आयोटा के पावर, ये भी आपका कितना दिया हुआ है 5। अब अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला a प्लस बी के होल टू दी पावर 5 का अगर पता हो तो आप डायरेक्ट इसको फार्मूला पे रख के लगा सकते हो, लेकिन मेरे को तो ये फार्मूला पता नहीं है, तो मैं एक जुगाड़ लगाऊंगा। कैसा जुगाड़ लगाऊंगा? ये देखो आपका है 1 प्लस आयोटा, इसके भी पावर 5 है, और इनटू में ये आपका है 1 प्लस 1 डिवाइड बाई आयोटा, इसके भी पावर 5 है, तो दोनों के होल टू दी पावर 5 लिख सकते हैं। अब इसके अंदर को आइए हल कर लेते हैं। ये कितना है, 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1, प्लस 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस आयोटा, और आयोटा का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आयोटा, आयोटा का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा डिवाइड बाई डिवाइड इसकी पावर 5। यहां से देखा जाए तो आयोटा से तो आपका आयोटा कट गया, आयोटा से आपका आयोटा क्या हो गया, कट गया, और ये आपका कितना बच गया, ये तीनों के नीचे एक 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 मिलाकर के ये आयोटा हमने क्या कर लिया, इसके हर में ले लिया। अब आयोटा का मल्टीप्लाई एक में होगा, आयोटा डिवाइड करेंगे एक में आयोटा आएगा, आयोटा का मल्टीप्लाई इसमें तो आयोटा हो जाएगा, प्लस का आयोटा आयोटा ये 1 होगा, ये आपका कितना हो जाएगा आयोटा, और आयोटा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इसकी पावर कितनी है 5 है। अगले क्रम में इसको आगे की ओर अगर बढ़ाएं तो आयोटा का स्क्वायर का मान -1, तो इस -1 से ये क्या हो जाएगा, ख से खत्म हो जाएगा। और एक सेकेंड, एक चीज हमने यहां पे छोड़ दी, वह चीज कौन सी है, वो चीज है आपकी प्लस का 1। ये जब कटा तो ये आपका प्लस का 1 बचा ना, तो ये प्लस का 1 रह जाएगा, तो ये इससे कट गया, और ये बचा कितना, यहां पे बच रहा है कितना, आयोटा डिवाइड बाई आयोटा, और प्लस का कितना बच रहा है 1, और इसकी पावर कितनी है 5 है, तो इसकी पावर हमने 5 लगा दी। ये भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस का 1, और इसकी पावर कितनी है 5, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 5, और 2 के पावर 5 का मान कितना होता है 32। 2 के पावर 5 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यही इसका क्या हो जाएगा RHS, यही इसका हो जाएगा RHS। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों 4.1 के सभी सवालों को हम बड़े आसानी पूर्वक बहुत सहजता से बना सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर